हमारे इस YouTube चैनल लेटेस्ट फेस द एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड की 11th की हिंदी की कविता है, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, मलिक मोहम्मद जायसी साहब की रचना है करबक। तो आज हम लोग करबक की जो कविता है उसका जो प्रथम भाग है उसके एक एक पंक्ति का अर्थ हम लोग यहाँ समझेंगे और बारीकी से उसके एक एक शब्दों के अर्थ को तोड़ तोड़ करके आप सभी को मैं बताऊंगा। और यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए सभी लोगों से आग्रह होगा कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक बार बार देखें, बार बार इसको समझने की कोशिश करें और निश्चित रूप से आपको इसके एक एक पंक्ति का अर्थ लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कवि का परिचय कराना चाहूँगा कि ये जो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी साहब हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ। तो सबसे पहले तो जान लें कि इनको संक्षेप में हम लोग जायसी कहते हैं और पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। इनका जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का मतलब है कि 1492, ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनका निधन हुआ 1548 ईस्वी में। तो सभी को लग रहा होगा कि ये जो है 56 वर्ष मात्र जीवित रहे और कम समय में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन साहित्यिक रचनाएं की और विशेष रूप से अगर कहा जाए तो छंदोबद्ध कथा काव्य लिखने की परिपाटी जब हुई तो उस परिपाटी में इन्होंने हिंदी साहित्य को काफ़ी आगे बढ़ाया। इनकी रचनाओं को पढ़ कर के हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो इनका निवास स्थान हम सभी जानते हैं कि अधिकांश कवियों और साहित्यकारों का जन्म उत्तर प्रदेश जो है वो अधिकांश साहित्यिक जो हस्ती हैं, राजनीतिक हस्ती, तो साहित्यिक हस्ती का भी अधिकांश लोगों का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। तो अमेठी है जहाँ से गांधी परिवार जो है लगातार चुनाव जीतता रहा। तो जायस कब्र यानी निवास स्थान इनका है जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। इनके पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज और इनके गुरु थे सूफी संत। इनके गुरु का नाम था मतलब शेख मोहिनी जो थे इनके गुरुदेव हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनके गुरु का क्या नाम था। तो इनके गुरु थे सूफी शेख मतलब मोहिनी और सैयद अशरफ जहांगीर, दो इनके गुरु थे। एक का नाम था सूफी संत शेख मोहिनी और दूसरे का नाम था सैयद अशरफ जहांगीर। ये ऑब्जेक्टिव में एक बार फिर से हम लोग दोहरा लें। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज, इनका निवास स्थान जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। तो ये सभी जो है याद रखने की चीज़ है। इनका जन्म हुआ था 1492 में। कब हुआ? तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और निधन हुआ 1548 में। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं इनको हम ऑब्जेक्टिव में भी याद रखेंगे। अब इनके व्यक्तित्व के बारे में हम लोग जान लें कि चेचक के कारण मतलब इनकी बाईं आँख जो है वो खराब हो गई थी और मैंने एक बाईं आँख और कान दोनों इनकी खराब हो गई थी। तो ये एक ही आँख से देखते थे और ये चेचक के कारण, चूँकि हम सभी जानते हैं कि चेहरे पर चेचक का जो दाग लग जाता है, इसके कारण इनका रूप भी थोड़ा बिगड़ गया था।
तो ये रूपहीन तथा बाईं आँख और कान से वंचित थे। ठीक है, अब इनकी कृतियाँ क्या सब थी, अर्थात इनकी रचनाएं क्या थीं। तो पद्मावत, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना पद्मावत थी। उसके बाद अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला या मसलनामा। अब आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऐसा रह सकता है कि पद्मावत किनकी रचना है। उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। मान लीजिए ए ऑप्शन रहेगा रामधारी सिंह दिनकर, बी ऑप्शन रहेगा महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन रहेगा मलिक मोहम्मद जायसी और डी ऑप्शन रहेगा रस खान। तो हम लोगों को मलिक मोहम्मद जायसी। इसी तरह से अखरावट, आखिरी कलाम, उसके बाद चित्ररेखा, तो ये सभी जो है कहरनामा, मसला या मसलनामा, ये सभी उनकी प्रमुख कृतियां हैं और इन सारी कृतियों को हमें याद रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब है पद्मावत में चित्तौड़ नरेश, रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी की प्रेम कथा। पद्मावत जो उनका काव्य था उसमें चित्तौड़ के राजा उस समय थे रतन सेन और सिंघल द्वीप जो अभी श्रीलंका है, सिंघल द्वीप की राजकुमारी के बीच की प्रेम कहानी है। अब भाग 1 जो है करवक हमारा शुरू हो रहा है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसकी जो पहली पंक्ति है वह है एक नैन कवि मुहम्मद गुनी सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। यानी इसकी पंक्ति जो कह रही है एक नैन। एक नैन का मतलब हुआ, नैन का मतलब हम सभी जानते हैं आँख, नयन। एक नैन का मतलब है कि यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी साहब के द्वारा विरचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वे एक आँख के मालिक हैं, अर्थात मतलब एक नेत्र के वे मालिक हैं। एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, अर्थात मुहम्मद का मतलब मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, और गुनी का मतलब है कि गुणवान, गुनी यानी गुण से ये गुनी बना है। एक तरह से भाववाचक संज्ञा है, गुण विशेषण है और इसकी भाववाचक संज्ञा गुनी। तो एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी साहब कहते हैं कि वे एक आँख के ही मालिक हैं, अर्थात ईश्वर ने उन्हें एक आँख ही दिया है, अर्थात वे एक आँख के होते हुए, हालांकि एक आँख का होना अपने आप में कुछ कमी है, कमी को इंगित करता है, लेकिन कवि का कहना है कि यह मतलब ईश्वर के द्वारा मतलब उन्हें जो है कुछ कमी प्रदान की गई है, लेकिन इसके बाद भी वे गुणवान, वे गुणवान हैं। एक आँख के होते हुए भी वे गुणवान हैं। उसके बाद कहते हैं कवि की सोई बिमोहा जई कवि सुनी, अर्थात उनकी कविता का वह प्रभाव है। सोई बिमोहा जई कवि सुनी, अर्थात वे व्यक्ति जो उनकी कविता को सुनते हैं, जई का मतलब जो, जई का मतलब जो और कवि का मतलब कविता उनके काव्य, और सुनी माने सुनते हैं। जो कोई भी उनकी कविताओं को सुनते हैं वे उन पर मोहित हो जाते हैं। सोई बिमोहा, सोई का मतलब वे और बिमोहा का मतलब मोहित हो जाते हैं। उनकी कविता में वह प्रभाव है कि जो भी उनकी कविता को एक बार सुनते हैं वे ही उस पर मोहित हो जाते हैं, उनके प्रति उनका मोह बढ़ जाता है। अर्थात कवि का सारांशतः यह कहना है कि दुनिया उनके रूप की दीवानी नहीं है बल्कि गुण की दीवानी है, अर्थात उनकी कविता की दीवानी है। भले रूप में उनमें कुछ कमी है, वे एक आँख से ही देखते हैं, उनके चेहरे की सुंदरता नहीं है, चेचक के दाग के कारण उनकी चेहरे की सुंदरता चली गई, एक कान से भी वे सुन नहीं पाते हैं। इसके बावजूद उनकी कविता में वैसा प्रभाव है कि जो
भी व्यक्ति एक बार उनकी कविता को सुन लेते हैं वे उनके दीवाने हो जाते हैं, विमोहा अर्थात उनके प्रति मोहित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस कविता की एक एक पंक्ति, एक एक शब्द से परिचित हो गए और फिर पूरे भाव को भी हम लोग समझ लिए। अब हम लोग अगली पंक्ति की ओर चलेंगे। अगली पंक्ति है कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा। चांद जैस, चांद का मतलब है कि चंद्रमा, जिस चंद्रमा को हम लोग देखते हैं वो काफ़ी उज्जवल, काफ़ी सुंदर पूरे संसार के लिए है। तो कवि का कहना है कि चांद जैस अर्थात चांद के जैसे, जग विधि अवतारा अर्थात यह पंक्ति जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा विरचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है। अब यह ऑब्जेक्टिव का भी प्रश्न है कि ये जो करवक काव्य है यह किस महाकाव्य से उद्धृत है। तो ऐतिहासिक महाकाव्य है मलिक मोहम्मद जायसी साहब का और उस महाकाव्य का नाम है पद्मावत। तो ये पद्मावत का अंश है। तो जिसमें कवि कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर ने संसार में दोषपूर्ण लेकिन प्रभायुक्त अर्थात दीप्तिमान चंद्रमा को बनाया, उसी प्रकार जायसी की कीर्ति उज्जवल थी किंतु उनमें अंग भंग का दोष था। मतलब है कि कवि का कहना है कि चांद जैस जग विधि अवतारा, चंद्रमा के जैसे वे भी एक समय थे कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा के जैसे इस संसार में अवतरित किया। वे चंद्रमा के जैसे ही प्रभायुक्त अवतरित हुए, अर्थात चंद्रमा में जिस तरह से चमक है, चंद्रमा में जिस तरह की रोशनी है, उस तरह की रोशनी उनके व्यक्तित्व में भी है। लेकिन क्या हुआ कि जिस तरह से चंद्रमा में भी एक दाग है, एक कलंक है, तो वह दाग उनके जीवन में भी ईश्वर ने दे दिया। और वह दाग यह है कि उनका रूप जो है ईश्वर के द्वारा छीना गया, अर्थात उनकी एक आँख भी चली गई, एक कान भी चला गया। तो कहीं न कहीं अंग भंग का दोष था, अर्थात उनका अंग जो है वो सही ढंग से ईश्वर ने उन्हें नहीं रखा सही सलामत। तो इस तरह से अपनी जो कमी है, इस कमी को कवि जो है बार बार इस कमी की ओर उनका ध्यान चला जाता है, लेकिन वो अगले ही पल फिर इसमें थोड़ा सा अपने आप को मैंने थोड़ा सा ये मनोबल उनका थोड़ा सा उठता है कि उसमें भले थोड़ा सा दोष है, लेकिन चंद्रमा में जिस तरह से उज्जवल प्रभा है, उज्जवल रोशनी है, उसी तरह की उज्जवल प्रभा, उज्जवल रोशनी उनमें भी है। उनमें भी काव्य कला है, उनमें भी सुंदर लिखने की कला है, अर्थात सुंदर रचनाएं देने की कला है। और इस कला के सामने उनमें जो दोष है वह दोष ढक जाता है, वह दोष छिप जाता है। तो यही है चांद जैस जग विधि अवतार, अर्थात चंद्रमा के जैसे इस संसार में ईश्वर ने, विधि का मतलब ईश्वर, मतलब ईश्वर ने अर्थात चंद्रमा के जैसे उनका भी अवतरण जो है ईश्वर ने इस संसार में दिया है और उतारा है, मतलब अवतरित किया है। और इस दिन कलंक किन्ह उजियारा, अर्थात चंद्रमा में भी प्रभा है, उज्जवल प्रभा है, लेकिन उसमें दाग है। इसके बावजूद भी वो पूरी दुनिया में अपने उज्जवल प्रकाश को फैलाने में सफल होता है। उसी प्रकार कवि का मानना है कि उनके अंदर भी वो उजियारी है, वह गुण है और संसार भर को वो अपनी चमक बिखेर सकें, ऐसी क्षमता है। फिर अगली पंक्ति में हम लोग चलेंगे। तो अगली पंक्ति है जग सूझा एकई नयनाहा, उवा सुक अस नख तन माहा। वह बहुत ही अच्छी भावना है इस पंक्ति में, बहुत ही सुंदर। और ऐसे ही नहीं, मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के उज्जवल नक्षत्र कहे जाते हैं। बिल्कुल उनकी जो रचना है वो उसको पढ़ने के बाद हम भाव विभोर हो जाते हैं।
कहना है कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा विरचित महाकाव्य पद्मावत का अंश, जिसमें कवि कहते हैं कि जग सूझा एकई नैना, एकई जग सूझा, जग का मतलब संसार, जग का मतलब संसार या दुनिया, जग का मतलब संसार, तो जग सूझा यानी संसार संसार को मैं देखता हूँ, संसार दिखाई पड़ा, सूझा का मतलब दिखाई पड़ा, एक ही का मतलब एक ही, नैनाहा मैंने आँख से, नैन का मतलब आँख, यानी संसार मैंने एक ही आँख से देखा। यानी यहाँ पर एक जो है एक शब्द के दो अर्थ लग रहे हैं। जैसे अब यह लेखक की अपनी विशिष्टता है कि किस तरह से उन्होंने यहाँ भाव के अनुकूल शब्द को दिया। मतलब जग सूझा एक ही नैना, मतलब एक ही नयन से उन्होंने संसार को देखा है, यह उनकी कमजोरी है। अर्थात ईश्वर ने एक आँख उनसे छीन ले और इस कारण एक आँख से ही वो दुनिया को देखें आज तक, लेकिन यही उनकी खासियत भी हो गई। उनका कहना है कि मैं कभी दो आँखों से दुनिया को नहीं देखा, मैं एक आँख से दुनिया को देखा। एक आँख से का मतलब है कि मैं समान भाव से दुनिया को देखा। मुहावरा भी है एक आँख से देखना, मतलब है कि एक नज़र से देखना। मैं सबको, जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं बेटा बेटी दोनों को एक नज़र से देख रहा हूँ, अर्थात समान भाव से देख रहा हूँ। मैं गरीब अमीर दोनों को एक नज़र से देख रहा हूँ, अर्थात समान भाव से देख रहा हूँ। यहाँ कवि का कहना है कि जग सूझा एक ही नैना, अर्थात एक ही नयन से, एक ही आँख से मैंने दुनिया को देखा, अर्थात मैं समदर्शी हूँ, मुझ में कोई भेद या अंतर देखने में नहीं है, मैं सभी को एक नज़र से देखता हूँ, एक आँख से देखता हूँ। तो कवि का कहना है कि वे समदर्शी थे, क्योंकि उन्होंने संसार को हमेशा एक ही आँख से देखा, अर्थात वे दुनिया को कभी दो आँखों से नहीं देखे हैं, एक आँख से देखे हैं। उनकी वह आँख दूसरे मनुष्यों की आँखों की तुलना में ठीक उसी प्रकार तेज थी जिस प्रकार तारागण के बीच उदित हुआ शुक्र तारा। उवा सुख, सुख का मतलब शुक्र तारा। अस नखतन, नखतन का मतलब हुआ कि मतलब नक्षत्र, नक्षत्र मतलब तारे, नहीं सभी नक्षत्रों में, सभी तारों में जिस तरह से शुक्र, शुक्र को हम देखते हैं काफ़ी चमकीला तारा होता है, काफ़ी चमक देने वाला तारा है। तो उन्होंने चूँकि एक आँख से ही दुनिया को देखा है, इसलिए उनकी वही आँख जो है इतनी प्रबल हो गई है, इतनी प्रकाशमान हो गई है, जैसे तारों के बीच शुक्र तारा जो है, अन्य तारे जो होते हैं मध्यम रोशनी वाले होते हैं, लेकिन शुक्र तारा जो होता है वह मतलब उज्जवल रोशनी वाला होता है। तो कवि का कहना है कि उन्होंने एक ही आँख से दुनिया को देखा और उनकी एक आँख दूसरे मनुष्य के आँखों की तुलना में एक तरह से जैसे तारों के बीच शुक्र तारा का जो स्थान होता है, तो उनकी आँख भी शुक्र तारा के समान ही वो चमकने वाले थे, अर्थात वो आँख उनकी बहुत ही सक्षम थी, प्रबल थी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगली जो हमारी पंक्ति है उसमें है कि जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। जौ का मतलब जो। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा विरचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम की मंजरी में कोयलिया या आँठी नहीं होता है तब तक वह मधुर सौरभ से सुवासित नहीं होता। अब इसके अर्थ एक एक शब्द पर जाएंगे। जो लही अम्बही, अम्बही का मतलब आम, जिस आम में डाभ न होई, डाभ का मतलब होता है आँठी, मतलब आम के बीच का जो कठोर भाग होता है, तो कठोर और या नुकीला जो भाग होता है, तो उसको जब हम आम को जब खाते हैं तो वो भाग क्या होता है कि बार बार वो मतलब हमारे मुंह में जाके अड़ता है और उसको जो है सो हम समझते हैं कि यह बेकार है, लेकिन भले वो आम के लिए दोष है, मतलब आम का वो दोष है कि उसमें डाभ है, आँठी है या कोयलिया है, लेकिन जब तक उसका अस्तित्व नहीं होता है, आँठी नहीं होता है, कोयलिया नहीं होता है, तब तक तौ लही, तब तक सुगंध बसाई न सोई,
तब तक आम में वो रस जो भर जाता है, स्वाद जो आ जाता है, सुगंध जो आ जाता है, तब तक उसका बसाव नहीं होगा, जब तक उसमें डाभ नहीं होगा। अर्थात उसका जो एक कमज़ोर पक्ष है आम का, वह है डाभ। लेकिन डाभ के बगैर उसका जो विशिष्ट पक्ष है, खुशबू, सुगंध, उसका रस, ये उसमें कभी आ नहीं सकता है। तो कवि का कहना है कि जो लही अम्बही डाभ न होई, जब तक आम में डाभ नहीं होता है, आँठी नहीं होती है, तव लही तब तक सुगंध बसाए न सोई, अर्थात तब तक उसमें सुगंध का वास नहीं हो सकता है, तब तक मीठी खुशबू नहीं आ सकती है, तब तक उसमें जो है रस नहीं आ सकता है मीठा। तो रस मीठा आने के लिए कोयलिया या आँठी का होना बहुत ज़रूरी है। तो उस दुर्गुण का, आम के उस कमज़ोर पक्ष का भी अपने आप में एक महत्व है, क्योंकि वही आता है तब वो आम में खुशबू और रस लेकर आता है। ठीक है, अब हम लोग अगली पंक्ति पर चलेंगे। अब अगली पंक्ति है कि किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तव अति भयो असूझ अपारा। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा विरचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है, इसलिए ही वह असूझ और अपार है। मतलब है किन्ह समुद्र पानी जो खारा, अर्थात किन्ह का मतलब किया गया है, समुद्र माने समुद्र, सागर, लहराता हुआ सागर, और उसका पानी जो होता है खारा होता है, नमकीन होता है। तो कवि का कहना है कि उसके खारेपन, उसका जो खारापन है, यह समुद्र की कमजोरी है, उसका कमजोर पक्ष है। लेकिन उसमें यदि खारापन नहीं हो, नमकीन वो पानी नहीं हो, तव अति भयो असूझ अपार, तो उसके होने के कारण ही समुद्र का पानी असूझ हो जाता है। अर्थात उसमें मतलब समुद्र के पानी में असूझ का मतलब है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। अर्थात उसके जो जीव जंतु हैं, उसमें बहुत सारे जीव जंतु सुरक्षित हैं, नीचे हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं, तो असूझ है। मतलब है उसके असूझ को बनाने में, असूझ होना जो है एक समुद्र की खासियत है, क्योंकि उसके बहुत सारे मोती, हीरे, सारे कुछ समुद्र ने छिपाया हुआ है। और पानी यदि असूझ नहीं होता तो उसमें जितने भी जीव जंतु हैं, जो बहुमूल्य जो वस्तुएं हैं, वे दिखाई पड़ जाते और कोई भी व्यक्ति उन्हें ले सकता था। तो उसको ढकने का काम समुद्र का वो खारा पानी ही करता है, जिसके खारा पानी ही है जिसके कारण वो समुद्र जो है असूझ बना हुआ है, अपार बना हुआ है, अर्थात उसके आर पार हम नहीं देख पाते हैं। तो यही कवि का कहना है कि किन समुद्र पानी जो खारा, तव अति भयो असूझ अपारा, अर्थात जिसने समुद्र के पानी को खारा बनाया है, नमकीन बनाया है, वही गुण समुद्र के लिए कमजोरी है, लेकिन उसके पानी के लिए, उसमें मौजूद विपुल संपदा के लिए वही खासियत हो जाती है। अर्थात वही छिपने की जगह बन जाती है, छिपाने का आश्रय बन जाता है। तो जो कमजोरी है वही मतलब उस वस्तु के लिए खासियत हो जाती है। हर एक पंक्ति में कवि ने इसी को दर्शाने का प्रयास किया है कि यदि जिस भी चीज़ में कुछ कमजोरी है, जिस भी व्यक्ति में कुछ कमजोरी है, वही कमजोरी उसकी कभी कभी मजबूत विशेषताओं में बदल जाती है। इसलिए अगर कवि के चेहरे पर जो कुरूपता है, वो एक आँख से ही देख पाते हैं तो, या एक कान से ही सुन पाते हैं, तो यह उनके लिए कमजोरी है। लेकिन यही कमजोरी जो है उनकी कुछ विशिष्टताओं का भी निर्माण कर देती है कि ये अगर कमजोरी नहीं होती तो शायद कभी काव्य सर्जना की तरफ उतना ध्यान नहीं देते और बहुमूल्य काव्यों की रचना नहीं कर पाते। तो यह कमजोरी उनके लिए विशिष्टता के रूप में परिणत हो गई है। अब हम अगली पंक्ति की ओर चलेंगे। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आग आकाशा। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि सुमेरु पर्वत के स्वर्णमय होने का एकमात्र कारण यही है, शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किया गया है, जिसके स्पर्श से वह सोने का हो गया। अर्थात यदि वह त्रिशूल का प्रहार नहीं झेलता तो वह बहुमूल्य नहीं बनता।
एकदम बिल्कुल। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा। सुमेरु पर्वत है और काफ़ी वो विशाल पर्वत है, काफ़ी ऊंचा पर्वत है। तो सुमेरु जो पर्वत है, तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब का कहना है कि सुमेरु पर्वत जो है वह सोने का है, स्वर्णमय है। तो क्यों स्वर्णमय हुआ? तो क्या हुआ था कि शिव ने अपने त्रिशूल से इस पर्वत पर प्रहार किया था, नष्ट किया था इस त्रिशूल से पर्वत को। तो त्रिशूल का प्रहार झेलें, त्रिशूल जिसमें सट जाता था वो सोने का हो जाता था। तो त्रिशूल के प्रहार के कारण वह पूरा पर्वत जो था वो कंचन गिरी, कंचन का मतलब सोना, कंचन का मतलब सोना, और गिरी का मतलब पहाड़, यानी सोने का पहाड़, यानी कंचन गिरी का मतलब हुआ सोने का पहाड़। यानी त्रिशूल का जो प्रहार है, त्रिशूल के मतलब प्रहार के सहने, त्रिशूल का प्रहार यदि वो नहीं सहता तो शायद वो सोने का पर्वत नहीं होता। तो कहीं न कहीं वो जो पीड़ा है, सहने की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को सहने के बाद, यानी उसमें प्रहार को सहना एक कमजोरी है, और उस कमजोरी को बर्दाश्त कर लेने के बाद ही वह पहाड़ बहुमूल्य बन जाता है। अगर वो प्रहार नहीं सहता तो वो बहुमूल्य नहीं बनता। जौ सुमेर त्रिशूल विनाशा भाग कंचन गिरी आग आकाशा, अर्थात उसके स्पर्श से ही, त्रिशूल के सटने से ही, त्रिशूल के प्रहार को झेलने से ही वह पूरा पर्वत जो है बहुमूल्य हो जाता है, सोने का हो जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलेंगे। जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। यानी जौ का मतलब जो। यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा विरचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक घड़िया यानी सोने गलाने वाले पात्र में कच्चा सोना गलाया नहीं जाता, तब तक वह कच्ची धातु चमकदार सोना नहीं होता। अर्थात कष्ट या पीड़ा ही उसे बेशकीमती बनाता है। यानी कहने का मतलब है कि कवि का कहना है कि जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, यानी जौ का मतलब जिस, यानी जब तक, लही घड़ी का मतलब है सोना गलाने वाला जो बर्तन है, पात्र है, घड़िया जिसको कहते हैं। तो जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, कलंक न पड़ा का मतलब है कि उसमें सोने को गलाने का काम नहीं हुआ, अर्थात उस घड़िया में सोने को जब तक गलाया नहीं गया, यानी कलंक न पड़ा। यानी कलंक का मतलब यहाँ पर जब गलाया जाता है तो उस घड़िया को कष्ट झेलना पड़ता है, यानी कहने को आँच पर चढ़ाया जाता है तो उस घड़िया को जलना पड़ता है, और यही उसके लिए कलंक है, कमजोरी है। तो जब तक उस घड़िया ने उस कष्ट या पीड़ा को झेला नहीं, तब तक कांच होई नहीं कंचन करा, अर्थात वह कांच है, यानी कच्ची धातु, यानी कहने का मतलब है कच्ची धातु यानी शीशा, तो उसमें मतलब सोने जैसी सुंदरता नहीं, अर्थात वह कच्ची धातु चमकदार सोना नहीं हो जाता। अर्थात कष्ट या पीड़ा अगर वो नहीं झेलता, आँच वो नहीं सहता, नहीं, अगर वो संघर्ष नहीं करता, तो वह शायद दुनिया के लिए सोने जैसी बेशकीमती वस्तु में बदला नहीं जाता। अर्थात हम जब विपत्ति या मतलब कष्ट या दुनिया का जो उपहास है, यह भी एक तरह से कष्ट ही है। तो कवि का कहना है कि मैंने दुनिया का जो उपहास है इसको झेला है, इसको सुना है, इसलिए मैं चमकदार हो गया हूँ। अर्थात उन्होंने ऐसी ऐसी काव्य की रचना की है, ऐसी ऐसी कविताएं लिखी हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है उनको हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। सोने जैसी पवित्रता उनमें आ गई है, चमक उनमें आ गई है, और सदियों सदियों तक उनकी कविता जिंदा रहेगी, उनके काव्य जिंदा रहेंगे, और कविता और काव्य के माध्यम से कवि भी जिंदा रहेंगे। अब है कि हम लोग आगे की जो पंक्ति है उसको देखेंगे। अब आगे की पंक्ति है, एक नैन जस दर्पण आओ तेहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गहे मुख जो वहीं कही चाओ। अर्थात एक नयन जस दर्पण। प्रस्तुत भावपूर्ण पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा सृजित
महाकाव्य पद्मावत का अंश, जिसमें कवि अपने संबंध में गर्वपूर्वक लिखते हैं। एक नयन का मतलब है एक ही आँख से, कि वे एक आँख के रहते हुए भी दर्पण के समान निर्मल और उज्जवल भाव वाले व्यक्ति हैं। अर्थात जिस तरह से दर्पण जो होता है वो किसी भी प्रकार की मलिनता, दर्पण के सामने हम जिस भाव से खड़े होते हैं वो हमें उसी भाव से अपना चेहरा दिखाता है। उसमें किसी भी प्रकार का छल प्रपंच या बढ़ाकर या घटाकर नहीं, वो निर्मल होता है और उज्जवल भाव वाला होता है। अर्थात वो हमारे चेहरे को उसी भाव में, उसी स्वरूप में रखता है। कवि का कहना है कि वे भले एक आँख के हैं लेकिन उनका हृदय निर्मल है। उनके हृदय में किसी भी प्रकार का छल प्रपंच नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, राग, बैर की भावना नहीं है। वो दर्पण के समान जो है उज्जवल हैं और बिल्कुल जो है निश्चल हैं। ते ही निर्मल भाव, उसी निर्मल भाव से, निर्मल भाव को वे समाहित रखे हुए हैं। सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाव। सब रूपवंत अर्थात जितने भी दुनिया में रूपवान हैं वे रूपवंत गही मुख, अर्थात उनका मुख जोहते रहते हैं, अर्थात मतलब उनकी प्रशंसा करते हैं। यानी रूपवान जो भी हैं उनमें, चूँकि रूपवान जो लोग होते हैं वे अपने गुण की ओर ध्यान नहीं देते, अपने रूप संवारने में ही जीवन भर लग जाते हैं। और लेकिन कवि जो है भले रूपवान नहीं है लेकिन अपने गुणों को संवारने में लगे हैं। तो जितने भी रूपवान व्यक्ति हैं वे उनका मुँह जोहते रहते हैं, अर्थात उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। मुख जो वही कई चाव, अर्थात उनका पैर पकड़कर अधिक उत्साह से उनके मुख की ओर देखा करते हैं, यानी उन्हें नमन करते हैं। भले उनका चेहरा सुंदर नहीं है लेकिन उनके गुण के कारण, वे गुण के कारण जो है वो रूपवान व्यक्तियों में भी काफ़ी आदर के पात्र हैं। कोई रूप की ओर अपने रूप में हो सकता है मग्न हो लेकिन उसके व्यक्तित्व वैसे नहीं है। लेकिन कवि का व्यक्तित्व इतना विशाल और निराला है कि रूपवान व्यक्ति भी उनकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाते हैं। तो इस प्रकार करवक का जो प्रथम भाग है उसका पंक्तिबद्ध अर्थ इस तरह से है। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और फिर हम लोग दूसरे भाग में करवक का जो दूसरा भाग होगा उसकी एक एक पंक्ति, एक एक शब्द का हम लोग अर्थ लेंगे। और आपके सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो कृपया इस वीडियो को बार बार देखें और अपने मित्रों को दिखाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।